आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, मैंने भी ठान लिया है कि आप लोगों को हिंदी और हिंदी पढ़ाऊंगा, और वो भी जबरदस्त लेवल की। तो आ जाइए साथियों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे बुद्धा क्लासेस में। और आप और हम मिलकर चर्चा कर रहे हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है समास। और समास का हम अधिकांश पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो क्लास है समास टॉपिक को खत्म कर देगी। समास टॉपिक आप पूर्ण रूप से सीख जाओगे। सर आज की क्लास जो है उसमें हम बचा हुआ पार्ट करेंगे। हम अव्ययीभाव समास पढ़ चुके थे, हम द्वंद्व समास पढ़ चुके थे, बहुब्रीहि समास पढ़ चुके थे, तत्पुरुष का हम व्याधिकरण रूप भी पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे साथियों? तत्पुरुष का हम व्याधिकरण रूप भी पढ़ चुके थे। आज जो है ना, आप कहोगे कि सर जो तत्पुरुष समास है ना उसका दूसरा रूप है, नाम क्या है? आप कहोगे कि तत्पुरुष समास जो है ना उसका जो नाम है, जिस भेद का नाम है ना, वो है व्याधिकरण, समानाधिकरण के आधार पर। तो आप हेडिंग डालेंगे क्या? जो मैं आपको डरवाऊंगा वो। मैंने कहा कि हेडिंग डालिए समानाधिकरण के आधार पर तत्पुरुष के भेद। हमने कहा कि समानाधिकरण के आधार पर जो तत्पुरुष के भेद हैं ना, वो कितने हैं? आप कहोगे कि दो हैं। कौन कौन से? सर हम कहेंगे एक हो जाएगा द्विगु समास और दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा साथियों? एक हो जाएगा द्विगु समास और दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। लिखेंगे द्विगु समास और दूसरा क्या होगा? आप कहेंगे दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। आ जाइए, आ जाइए, जरा हम इनकी और चर्चा करते हैं। हमने कहा कि तत्पुरुष के भेद यदि हम समानाधिकरण के आधार पर बात करें तो कितने होंगे? आप कहोगे कि साथियों समानाधिकरण के आधार पर तत्पुरुष के जो भेद हैं ना वो कितने हैं? दो। एक तो द्विगु समास और दूसरा क्या है? दूसरा कर्मधारय समास है। जरा इनकी चर्चा करें हम आप लोगों से। तो आ जाइए, पहला जो है वो है द्विगु समास। कौन सा समास? आप कहोगे द्विगु समास। तो जरा द्विगु समास की परिभाषा आप लोग बता दीजिए। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो आप लोग कहोगे द्विगु का मतलब है संख्या, अर्थात वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद प्रधान हो। हम बोल सकते हैं यह समास जिसका पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन जो पूर्व पद है ना वो संख्यावाची होता है। लेकिन जो पूर्व पद है ना वो संख्यावाची होता है। जिस समांतर पद प्रधान होता है। सर अगला पॉइंट लिखेंगे, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची होता है। हमने कहा कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। जरा इसके उदाहरण बता दीजिए। उदाहरण जानने से पहले आप लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस समास का पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसका पूर्व पद क्या होता है साथियों? संख्यावाची होता है। आप लोग कहोगे कि इसके उदाहरण बता दो। तो आप लोग उदाहरण लिखिए। आप लोग उदाहरण लिखिए। जैसे मैंने लिखा चौराहा। क्या लिखा? चौराहा। सर ये समस्त पद है आपका। क्या है? सर ये समस्त पद है। जरा इसका समास विग्रह कीजिए। कैसे करोगे? समास
विग्रह कीजिए। समास विग्रह कैसे करोगे? सर यदि हम इसके समास विग्रह की करें, समास विग्रह की बात करें चौराहा की, तो आप लोग कहोगे चार राहों का समूह। चार राहों का समूह क्या होता है? चौराहा। अगला हमने लिखा त्रिफला। क्या लिखा? आप लोग कहोगे अगला हमने लिखा त्रिफला। इसका जरा समास विग्रह करोगे तो आप कहोगे तीन फलों का समूह। तीन फलों का समूह। अगला मैंने लिखा त्रिलोचन। त्रिलोचन। आप लोग कहोगे तीन नेत्रों का समूह। तीन नेत्रों का समूह क्या हो जाएगा साथियों? तीन नेत्रों का समूह। त्रिलोचन में बहुब्री समास भी है। अर्थ किसका रखता है? शिव का। अगला लिखोगे आप तिराहा। क्या लिखोगे? अगला आपने लिखा तिराहा। क्या हो जाएगा? तीन रास्तों का समूह। तीन रास्तों का समूह। तीन रास्तों का समूह। आगे हम लिख सकते हैं क्या? पंचानन। क्या लिख सकते हो साथियों? आप लिख सकते हो पंचानन। क्या लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो पंचानन। पांच सिरों का समूह। पांच सिरों का समूह क्या हो जाएगा साथियों? पांच सिरों का समूह हो जाएगा। इसका प्रथम पद क्या होगा? आप लोग कहोगे प्रथम पद जो है ना संख्यावाची होगा। प्रथम पद संख्यावाची होगा। वही क्या है आपका? वही आपका द्विगु समास है। जैसे हमने लिखा चौराहा, चार रास्तों का समूह। हमने लिखा त्रिफला, तीन फलों का समूह। हमने लिखा त्रिलोचन, तीन नेत्रों का समूह। हमने कहा तिराहा, तीन रास्तों का समूह। हमने लिखा पंचानन, पांच सिरों का समूह। अगर आप और भी एग्जाम्पल देखना चाहो तो और भी आप लिख सकते हो क्या? त्रिवेदी। 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 हमने कहा हमने कहा त्रिवेदी। आप लोग लिख सकते हो त्रिवेदी। अगला लिखेंगे हम त्रिवेदी। क्या होगा? आप कहोगे तीन वेदों का समूह। आगे आप लोग लिख सकते हो नवरत्न। क्या होगा? आप लोग कहोगे नवरत्नों का समूह। रत्नों का समूह क्या हो जाएगा साथियों? हो जाएगा नवरत्नों का समूह। आगे और लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो क्या? द्विवेदी। क्या लिख सकते हो? द्विवेदी। क्या हो जाएगा? आप लोग कहोगे द्विवेदों का समूह। द्विवेदों का समूह क्या हो जाएगा साथियों? ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा द्विगु समास। यहाँ पर हम आप देख रहे हैं कि सर ये जो है ना ये ये क्या है? ये संख्या है। ये क्या है? ये संख्या है जिसका पूर्व पद संख्यावाची और गौड़ दोनों ही होता है, लेकिन उत्तर पद प्रधान होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम द्विगु समास। जरा सर अगला और बता दीजिए। सर आज की क्लास का हमारा लास्ट समास रह गया है, इसको और हम और आप डिस्कस करे लेते हैं। उसके बाद समास जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। समास क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जरा सर कर्म धारय की परिभाषा बता दीजिए। कर्म धारय की परिभाषा क्या होगी? सर आप लोग कहोगे कि जिस समास का पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो लिखेंगे, हमने कहा जिस समास का
पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद पद प्रधान होता है। हमने कहा कि जिस समास का पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, लेकिन इसके पदों के मध्य इसके पदों के मध्य इसके पदों के मध्य उपमान तथा उपमेय, उपमान उपमेय, उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है। संबंध पाया जाता है। हमने कहा कि जिस समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसके दोनों पदों के मध्य उपमान और उपमेय या विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। जरा सर इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो आप लोग कहेंगे सर एग्जाम्पल देखो आप लोग। हमने कहा कि एग्जाम्पल देख लीजिए। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों को अपनी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा दिल के मैं पास मेरी जान उदास। सर इसके उदाहरण देखेंगे हम लोग। उदाहरण में हमने पहला ही उदाहरण लिया, यहाँ पर समास और इधर विग्रह। हमने लिखा कमल नयन, कमल नयन। हमने क्या लिखा साथियों, हमने लिखा कमल नयन। इस कमल नयन का आप समास विग्रह करेंगे, क्या होगा, कमल रूपी नयन, कमल रूपी नयन, कमल रूपी नयन क्या हो जाएगा, कमल के समान, कमल के समान या कमल कमल रूपी नयन, कमल रूपी क्या, कमल रूपी नयन। तो आप लोगों ने देखा, क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि सर ये जो है ना, ये आपका उपमान है। क्या है, ये आपका उपमान है। उपमान सर, उपमेय क्या है सर, जिससे तुलना की गई है, ये सर उपमेय है। उपमेय क्या है सर, ये उपमेय है। हमने कहा कि एक उपमेय और एक उपमान। जरा अगला एग्जाम्पल हम लोग उठाएंगे। मैंने लिखा घन श्याम, घन श्याम। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे घन के समान श्याम, घन के समान या घन रूपी क्या आप कहोगे, श्याम। तो यहाँ पर श्याम क्या है, आप लोग कहोगे उपमेय है। अगला आप लोग लिख सकते हो क्या सर, अगला आप लोग लिख सकते हो कमल चरण कमल, क्या लिख सकते हो, चरण कमल। साथियों क्या लिख सकते हो, चरण कमल लिख सकते हो और चंद्रमुख लिख सकते हो। हमने कहा, हमने लिखा चरण कमल, चरण कमल। सर इसका समास विग्रह चरण रूपी क्या आप कहोगे कमल। सर ये क्या है सर, ये आपका उपमेय हो जाएगा। हमने कहा विद्याधन, विद्याधन क्या होगा, आप लोग कहेंगे विद्या रूपी धन, विद्या रूपी
धन। धन क्या होगा सर, ये उपमान होगा। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे सर चंद्र रूपी, चंद्र रूपी क्या मुख, या मुख, चंद्र रूपी मुख या मुखी। हमने कहा कि चंद्रमुख या चंद्रमुखी का हो जाएगा चंद्र रूपी मुखी या मुख। इसमें सब में क्या होगा, आप लोग कहोगे कि सब के सब में कर्मधारय समास है। इसमें उपमान और इसमें उपमेय का संबंध पाया जाता है। ये आपका उपमान है जिससे तुलना की गई है, और ये आपका उपमेय है जिसकी तुलना की गई है। जरा अगला देखते हैं हम। हमने कहा कि एक आपने विशेषण और विशेष्य का भी तो अर्थ बताया था, तो हम कहेंगे, जैसे हमने लिखा नील गाय। क्या लिखा साथियों, आप कहोगे हमने लिखा नील गाय। हमने कहा नीली है जो गाय, नीली, हमने कहा कि नीली, नीली है जो गाय। आप लोग क्या कहेंगे सर, हम ये कहेंगे, सर हम ये कहेंगे ये जो है ना, ये है आपका विशेषण। क्या है सर, ये विशेषण है। लेकिन ये क्या है, आप लोग कहोगे कि ये विशेष्य है। ये क्या है सर, ये विशेष्य है। अगला हम लिखेंगे महादेव। क्या लिखेंगे सर, अगला लिखेंगे हम महादेव। क्या होगा सर इसका, आप लोग कहेंगे महान है जो देव, महान है जो देव। क्या, देव, देव क्या है सर, देव विशेष है। आगे आप लोग लिख सकते हो पीताम्बर। आप लोग कहेंगे पीला है जो अंबर। क्या, पीला है जो अंबर। ठीक, आगे भी आप लोग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आगे आप लोग लिख सकते हो, लिखेंगे, आगे लिखेंगे नील कमल। क्या लिखोगे, नील कमल। क्या हो जाएगा साथियों, इसका होगा नीला है जो कमल। क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल। हमने कहा कि ये सब के सब क्या हैं सर, ये विशेषण हैं, ये विशेष्य हैं, और ये क्या हैं, विशेषण हैं। हमने कहा कि कर्मधारय समास का पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। वहां पर क्या होता है सर, वहां होता है आपका कर्मधारय। एक बार हम रिवाइज करते हैं सर। जो अव्ययी भाव समास था, हमने कहा कि जो अव्ययी भाव समास था वह क्या था सर, पूर्व पद प्रधान समास था। जो हमारा द्वंद्व समास था वह क्या था, उसमें दोनों पद प्रधान थे सर। इसके बाद हमने पढ़ा था बहुब्रीहि समास। हमने कहा था कि दोनों पद अप्रधान होंगे, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का अर्थ देंगे, और वही तीसरा क्या है सर, वही तीसरा जो है ना, वही तीसरा जो है ना हमारा प्रधान पद होता है। वही तीसरा क्या होता है, प्रधान पद होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर, इसके बाद हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। सर तत्पुरुष समास व्याधिकरण अर्थात कारक के आधार पर 6 प्रकार का था। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, सर 6 थे। इसके बाद समानाधिकरण के आधार पर 2 प्रकार का था। एक आपका द्विगु समास और एक आपका कर्मधारय समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा उत्तर पद जो है इसमें प्रधान होता है। कर्मधारय समास का भी पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान पद होता है। और पहला पद क्या होता है सर, प्रधान पद होता है। लेकिन दोनों पदों के मध्य क्या होता है, उपमान उपमेय या विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। सर एक पॉइंट और आप देख लीजिए, कुछ समास ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक समास पाया जाता है। जैसे मैंने समास लिखा, जैसे मैंने समास लिखा
पंचानन। सर यदि मैं पंचानन की बात करूं तो आप लोग कहोगे 5 सिरों वाला अर्थात ब्रह्मा। यदि ये हम ब्रह्मा के अर्थ में देखें तो कौन सा समास होगा? आप लोग कहोगे बहुब्रीहि समास इसमें है, बहुब्रीहि समास इसमें है। यदि हम 5 की तुलना करें, 5 सिरों का समूह, तो आप कहोगे द्विगु समास इसमें है। कौन सा समास है इसमें? द्विगु समास इसमें है। ठीक, और द्विगु तत्पुरुष का भेद है तो इसमें तत्पुरुष समास भी है। कौन सा समास है सर? इसमें तत्पुरुष समास भी है। तो हमने कहा कि किसी एक पद में समास एक या एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन संधि एक ही होगी। हमने कहा कि किसी एक पद में समास एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन संधि क्या होगी साथियों? संधि एक ही होगी। आज आप लोगों की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि समास टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे की क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।